नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज मेरे साथ अनीस राणा जी हैं और अनीस जी कांग्रेस पार्टी से हैं और आज हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे, उनके विज़न जानेंगे कि वो यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। अनीस जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि लोग आपसे चाहे वो आपकी पार्टी के हों या फिर अन्य पार्टियां के हों, वो आपकी उम्र को लेकर सवालात करते रहते हैं कि वो एक ठीक है, उसे कच्चा अनुभव है, उसे या अनुभवहीन है, बालक है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस थारू समाचार के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, और आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने इतना कीमती समय निकाला रुस्तम जी, और आप आज यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि मेरी उम्र का तो ये है कि हमने एनएसआई के समय से 2012 से हमने एनएसआई के संगठन के तौर पे हमने काम किया। छात्र राजनीति से हमने शुरुआत करी। उसके बाद हमें यूथ में आने का मौका मिला। हम लोकसभा के सचिव रहे। हम उस समय गुरप्रीत प्रिंस जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते थे युवा कांग्रेस के, हम उस समय सचिव रहे। तो आगे फिर हमने चुनाव लड़ा, यूथ का चुनाव लड़े। हम लड़ने के बाद हमें उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला। आज हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमारा काम देखा, उसके बाद हमें प्रदेश सचिव बनाया है युवा कांग्रेस में, और आज प्रभार जिला चंपावत का प्रभारी के रूप में हमें मिला है। और जो उम्र के मामले में जो हमारे ऊपर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि एक यूथ कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म है जहां से अच्छे नेता निकल के आए हैं। हमारी कांग्रेस ने 25 साल के युवाओं को भी मौका दिया है, जो आज असेंबली में विधायक भी बने हैं और कई लोग जो हैं लोकसभा में सांसद भी बने हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, उम्र कच्ची का जो आपने बात कहा है, हमने 14 से सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें 14 में हमारे पिताजी जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। कारणवश चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने 2019 में फिर प्रयास किया और पिताजी के जिला पंचायत बनाने में सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमने कामयाबी हासिल की और जनता का प्यार मिला। हमारे पास अनुभव है। अनुभव हमने ये सीखा है कि भाई 2012 से 12, 14, 19 और 17 हमारे पास हमने चुनाव लड़ा है, हमने अनुभव सीखा है और काफ़ी अनुभव भी इस उम्र में हमें मिला है। और उन्हीं से हमने सीखा है, जो ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमने उन्हीं से सीखा है कि भाई अनुभव राजनीति में। बीच में आपको टूंगा, तो क्या आपने 25 साल की उम्र जो है पार कर ली है? नहीं, मेरी उम्र इस समय 1 सितंबर को मेरी उम्र 28 साल हो गई है। हाँ, 28 साल मेरी उम्र हो गई है जी। तो लोग जो इनकी उम्र को लेकर सवालात करते थे, उनको आंसर इन्होंने दे दिया है। अनीस जी, मेरा दूसरा सवाल ये है आपकी शिक्षा को लेकर। आपने क्या पढ़ाई की है और कहाँ तक पढ़ाई की है? देखिए, मैंने एमए किया है। एमए खटीमा डिग्री कॉलेज से हमने एमए किया है और राजनीति शास्त्र से हमने किया है एमए करने के बाद हम छात्र राजनीति से हमने यूथ कांग्रेस में कदम रखा है। और इस बीच में हमें कई अनुभवों के बारे में हमें कई अनुभव सीखने का मौका मिला है और कई नेताओं का हमें संरक्षण मिला है और उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चले हैं, उन्हीं के जो बताए हुए मार्गों पे चले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत है उन लोगों का कि भाई कच्ची उम्र है और अनुभव कम है। यही यूथ जो है चुनाव में काम आता है, यही यूथ जो है चुनाव जिताने में भी कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका निभाता है, इसलिए उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। अनीस जी, अगर आप यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो आपका विज़न क्या रहेगा जो जनजातीय विकास के लिए, खासकर हमारे राणा समाज के विकास के लिए? देखिए, जनजाति का सवाल है तो ये हमारा एरिया भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। नानंगमता के अंदर जनजाति की अच्छी खासी हमारी संख्या है। उस आधार पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर काम होना चाहिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नानंगमता के अंदर जो है ना तो आईटीआई कॉलेज है ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि भाई जनजाति के रूप में अगर उसको ना विकसित किया जाए तो एक जर्नल के रूप में अगर यहाँ आईटीआई कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज बन जाए तो सभी को शिक्षा एक समांतर तरीके से मिलने में आसानी हो जाएगी। उसमें जनजाति का बच्चा भी पढ़ेगा और उसमें ओबीसी का भी होगा, उसमें एससी का भी होगा, सभी लोग होंगे।
तो सभी वर्गों को लेके चलना चाहिए, लेकिन कायदे से अगर यहाँ पे ITI पॉलिटेक्निक खुल जाए तो एक अच्छी शिक्षा हमारे जनजाति के लोगों को भी मिलने में एक आसानी होगी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बिचुआ क्षेत्र जो है, बिचुआ क्षेत्र सबसे काफ़ी दूर है नानंगमता से, काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है बच्चों को यहाँ आने के लिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि बिचुआ में एक अच्छी खासी जो है भूमि है, जो वहाँ एक इंटर कॉलेज बन सकता है। अगर वहाँ इंटर कॉलेज बन जाए तो वहाँ बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिलेगी और कहीं ना कहीं अच्छे मार्गों पे भी चलेंगे, क्योंकि आजकल जो नशे का जो लोग कारोबार कर रहे हैं, अगर लड़का पढ़ेगा, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो इस ओर नहीं जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी नानंगमता विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र पे कोई भी काम नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा और सबको बेहतर शिक्षा मिल सके, इस पे हमारा जो है फोकस है। जिस तरह से आप एक युवा हैं और युवा सोच आप रख रहे हैं, जिस तरह से आपने एक बिंदु को जो है टच किया कि हमारे जो युवा जो हैं कुछ गलत रास्ते में जा रहे हैं और वो नशे की लत पर उन्हें ज़्यादा, ठीक है, स्मैक हो चाहे चरस हो, उस ओर जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी जो है एक गलत दिशा में जा रही है, उसको आपने एक तरह से संदेश दिया है। और हमारी एक और चीज़ मैं देखता हूँ सर कि जिस तरह से हमारी लीडरशिप पर एक मेरा फोकस रहता है कि जो भी हमारी लीडरशिप हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारी लीडरशिप में से कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, लेकिन वो अपने लोगों का जो है भला करे, ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अपने ही लीडर जो है कई जो है लीडर हैं हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, सभी लोग जानते ही हैं कि वो जो है अपने लोगों को नहीं लेकर चलते हैं। तो सर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आपने सभी सावन के दौर देख लिए और कहीं ना कहीं अब युवाओं को मौका देना चाहिए। आज जब युवा बाहर निकला है तो उसको जो है कच्ची उम्र का युवा कहा जा रहा है कि भाई अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आप देख लीजिए कि उनका युवाओं के प्रति क्या नज़रिया है, क्या सोच है। और बिल्कुल भी नहीं चाहते कि युवा जो है, ये जनजाति आरक्षित सीट है, इस सीट पे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई जनजाति का युवा राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व करे, जनता के और समाज की सेवा करे, आगे आए, जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़े। वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो हमसे शुरू और हमसे ख़त्म, हम ही को टिकट मिले, हम ही दर्जा राज्य मंत्री बने और हमारा ही चेयरमैन हो, हमारे ही परिवार में सब एकाधिकार चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि जनजाति का कोई युवा, एक 28 वर्ष का या 25 वर्ष का कोई भी युवा आगे बढ़े। उनकी सोच जनजाति के युवाओं के प्रति, हमारे अपने जनजाति नेताओं की बड़ी ही दयनीय है। वही सोच उनकी बिल्कुल नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे वर्तमान जो नानंगमता के जो विधायक हैं, उनके विकास कार्य अभी जो है तेज़ी से चल रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन हुआ हो, चाहे वो रोड की बात हो। आप क्या देखते हैं? आप इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? भाई, जो मैंने अभी जो है 4 दिन पहले देखा कि नानक सागर डैम में उन्होंने जो उद्घाटन किया है, उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी ये काम किया है, ये चंद पूंजीपतियों को जो है लाभ पहुँचाने के लिए ये काम किया है। आप अगर इस तरीके का काम करना चाह रहे थे या आगे आपने कदम बढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं उनको भी विश्वास में लेना चाहिए था। जो बेचारे वहाँ इतने समय से उनका रोज़गार का साधन था, जो लकड़ियों की नाव चलाते थे, उनको भी लेना चाहिए था विश्वास में। जब आपने वहाँ पे एक ढांचा तैयार किया तो उनको भी कह देते कि भाई ये आपके लिए भी है, इस पर हम जो इंजन से चलने वाली जो मोटर बोट है उसको ना करके ऐसा करो, हम आपकी जो है यहाँ पे ये साधन बना दे रहे हैं, इससे आप अपना रोज़गार का संसाधन जो है आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन नहीं, उन्होंने चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए ये काम किया है। 250 रुपये शुल्क है, एक आदमी का 250 रुपये शुल्क है। ये एक जो हमारी नानंगमता जनजाति के जो यहाँ पे लोग रहते हैं और कुछ हमारे राजसिक भाई भी रहते हैं, यहाँ पर्वतीय समाज भी है, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, SC समाज भी है। तो वो बेचारे गरीब परिवार हैं, कई लोग सामान्य परिवार से हैं। वो क्या करेंगे? वहाँ 250 रुपये का टिकट ले सकते हैं? 250 रुपये का टिकट नहीं ले सकते।
उनके बस में ही नहीं है, क्योंकि 300 रुपये उनकी दिहाड़ी है, 250 रुपये का टिकट लेंगे वहाँ। तो कहीं ना कहीं जो ये मोटर बोर्ड जो चलाई गई है, ये चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए करा गया है। और जो बेचारे गरीब लोग थे, जो अपनी लकड़ी की बोट चला के जो अपना जीवन यापन करते थे, कहीं ना कहीं ये जो माननीय विधायक जी ने उनके पेट पे लात मारने का काम किया है। दूसरा सवाल जो आपने रोड का पूछा है, रोड जो जितनी भी हम देख रहे हैं जो बन रही हैं, हॉट मिक्स रोडें हैं, आप हमारी लाल फार्म से लेके ब्रिया भूड़ वाली रोड देख लीजिए, वो अभी मुझे लगता है 4 महीने हुए होंगे उसे बने हुए। आप कभी चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आप वहाँ देखेंगे वो रोड टूटने लगी है, उखड़ने लगी है। आप अगली घुसरी से लेके पिछली घुसरी का जो रास्ता है, जो बना हुआ है, रोड बनी हुई है, वो टूटने लगी है। इस तरीके का विकास हुआ है, इस तरीके की रोडों का जाल बिछाया गया है। आप आगे जाइए पशेनी की तरफ, जो इन्होंने कहा था कि हम पुल बनाएंगे, आज जस की तस स्थिति में पड़ा हुआ है। पशेनी की जो हॉट मिक्स रोड बनी थी वो भी टूट गई है। आप आगे चले जाइए छेमी पासा गुरुद्वारे के पास, इन्होंने कहा था वहाँ पे भी हम पुल बनवाने का काम करेंगे, लेकिन वो भी आज की ये स्थिति है कि वो भी जस का तस पड़ा हुआ है। आप चले जाइए चंदेली की तरफ, चंदेली भंगेली की तरफ, उस साइड में हमने देखा रोड बिल्कुल टूटी हुई है। हमने जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी भ्रमण किए हैं, लोगों से मिले हैं, रोडों की स्थिति ऐसी है कि बद से बदतर। जो आज तक जो तिवारी जी ने जो रोडों का जाल बिछाया था, जितना भी तिवारी जी ने अपनी सरकार में जो काम किया है, आज उन रोडों को ये संभाल नहीं पा रहे हैं, उन रोडों को सही से उसका निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। और जिन रोडों का निर्माण हुआ है वो रोडें आज की डेट में 4 महीने में उखड़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई ना कोई गोलमाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो जांच की मांग करते हैं और निश्चित तौर पे इस आवाज़ को भी उठाएंगे हम अपनी विधानसभा स्तर पे। हम इसका पुरजोर से विरोध भी करेंगे कि भाई जो भ्रष्टाचार हुआ है ये उजागर होना चाहिए। जिस ठेकेदार ने ये काम किए हैं या जिसने अपने चहीते ठेकेदारों को ये काम दिया है, इसमें क्या मसला है और क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोक निर्माण विभाग से इस चीज़ के विषय में हम जाके मिलेंगे भी और ज़रूरत पड़ी तो धरने में भी बैठेंगे। अनीस जी, कुसमाट एक अपना श्रद्धा का केंद्र है और मैं भी गया हूँ वहाँ पर, लेकिन एक तरह से वहाँ पर मुझे कई सारी चीज़ें जो है वहाँ पर नहीं है, वो कमियाँ मुझे नज़र आईं। एक तो वहाँ पर धर्मशाला होनी चाहिए जहाँ पर हमारे लोग जाते हैं वहाँ पर, तो उनको एक छत मिल सके। एक कई जो है महिलाएं जो जाती हैं वहाँ पर, वहाँ शौचालय की कमी है। तो मैं जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये मांग करता हूँ कि जो है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हमने जब से होश संभाला है तब से हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि भाई वो हमारा श्रद्धा का केंद्र है। हमारे बुज़ुर्गों की जो परंपरा चली आ रही है वो हमारे जनजाति के देवता हैं। इसके लिए तो मैं यही चाहूँगा कि भाई जो हमारे जितने भी जनजाति के नेता बने या सरकार आई, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और आज भी सरकार भाजपा की है, उस पर भी हमारे सितारगंज से भी माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी भी हैं, यहाँ से डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी भी हैं। भाई हम लोग खुद जिला पंचायत हैं, लेकिन मसला क्या है कि हमारी सरकार नहीं है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है, उसमें अनुमति लेनी पड़ेगी शासन स्तर से। शासन स्तर से इनको अनुमति लेनी चाहिए। इनकी बिल्कुल भी जनजाति के जो हमारे देवता हैं उनके प्रति बिल्कुल भी इनकी ना तो श्रद्धा है ना उस ओर इनका ध्यान है। कहलाते तो ये आरक्षित सीट पे जनजाति के नेता हैं, लेकिन जनजाति के प्रति इनकी बिल्कुल भी अच्छी सोच नहीं है। और इनको एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, एक दूरदर्शिता रखनी चाहिए। अगर हमें मौका मिलता है विधानसभा में जाने का और यहाँ से चुन के जो है हमारी सरकार अगर आती है उत्तराखंड में, तो निश्चित तौर पे हम जो है इसको अपनी सरकार के सामने इस बात को रखेंगे। और भाई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया, हम कहेंगे कि भाई फॉरेस्ट से आप बातचीत करके वहाँ पे एक बढ़िया जो है हमारा जो श्रद्धा का केंद्र है उसको एक बढ़िया बनाया जाए, एक सुंदर बनाया जाए। जो लोग आएँ तो वो भी कहें कि भाई एक जनजाति के देवता हैं हमारे, वहाँ दूर दराज में इनका नाम भी है और एक बेहतर वहाँ पे बनना चाहिए। ये तो हम अपनी सरकार अगर हमारी आएगी 2022 में हमारी सरकार बनते ही ये हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम इसको कराने का भरसक प्रयास करेंगे। मेरा अंतिम सवाल है अनीस जी, जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा सीट से जो है कांग्रेस की तरफ से कई नाम आ रहे हैं, कई चेहरे भी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है
देखिए, मैं एक संगठन का समर्पित कार्य करता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का संगठन का समर्पित कार्य करता हूँ। मेरे नेता, मेरे शीर्ष नेतृत्व, मेरा प्रदेश नेतृत्व जो आदेश देगा वो सर माथे पर है। और रही बात टिकट की, तो हमने जो 2012 से संघर्ष किया है, भी अनिश्चितता के दौर से हमने संघर्ष किया है। निश्चित तौर पे आदमी की मंशाएँ होती हैं कि भाई वो भी प्रतिभाग करे, तो निश्चित तौर पे हम भी अपनी दावेदारी में 90% जो है 90% हम जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं। क्योंकि 1% क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें विश्वास है और हमारे नेतृत्व पे, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे भी हमें भरोसा है कि निश्चित तौर पे 2022 के चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर हमें पार्टी देगी। और मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी तो दावेदार आएंगे जाएंगे, वो आते रहते हैं। भाई इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा परिवार है, सभी परिवार के लोग हैं, सभी लोग दावेदारी करेंगे, सभी लोगों की मंशाएं होती है। हमारी भी मंशा है कि भाई इस बार प्रतिभाग करने का मौका मिला तो निश्चित तौर पे हम इस नानंगमता विधानसभा को एक डेवलपमेंट हब के तौर पे बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक लगेगा कि भाई विधानसभा में कुछ हुआ है और नानंगमता विधानसभा एक विकास के नए पथ पर एक आयाम स्थापित करेगी। आप सुन रहे थे अनीस राणा जी को, जो एक युवा चेहरा हैं कांग्रेस के, और उनके विचार, उनके विज़न क्या हैं अभी आपने जाना। ऐसे ही हम चुनावी चर्चा लेकर आते रहेंगे आपके सामने। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जो है अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। ऐसी कामना के साथ मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ थारू समाचार।